हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में जो अपनी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है वो स्टार्ट करने वाले। देखो, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में अपने 3 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 14 इस साल सिलेबस से कट भी हो चुका है और वो कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो अपन सीधा स्टार्ट करते हैं किससे, चैप्टर नंबर 15 से, जो कि बेसिकली क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन ये टॉपिक करवाने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन के बारे में समझाना चाहूंगा जो अपने चैप्टर नंबर 14 में है, और वो डेफिनेशन है किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की। तो देखो, नाम से ही क्लियर है, टेक्निक्स कुछ यूज करने वाले हैं किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर। तो देखो ये क्या है, पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल सेल, प्लांट सेल और एंजाइम्स from these organisms to produce product and process useful for human के लिए यूजफुल प्रोसेस और ह्यूमन के लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाना, और वो भी कहां से बनाना है, एनिमल सेल से या किसी और प्लांट सेल से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या उसके किसी एंजाइम से, जो ह्यूमन के लिए यूजफुल प्रोडक्ट हो या फिर ह्यूमन के लिए कोई यूजफुल प्रोसेस हो, वो करने के लिए जो भी टेक्निक्स डेवलप की जा रही है वो सारी की सारी टेक्निक किसमें आती है, बायोटेक्नोलॉजी में आती है। कोई तकलीफ नहीं। अब बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके जो प्रिंसिपल्स है वो दो पे बेस्ड है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं दो प्रिंसिपल पे बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कि अपन को इस चैप्टर में करना है, और एक है केमिकल इंजीनियरिंग जिसका कुछ पार्ट अपन को अगले चैप्टर में देखना है। तो देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग होती क्या है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है, इट डील्स विद द मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो, इंजीनियरिंग में क्या करते हैं अपन, कुछ चीजें नई बनाते हैं, उसमें मॉडिफाई करते हैं टाइम के साथ। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करना। अब जेनेटिक स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, जो अपने किस पे डिपेंड करेगा, जेनेटिक मटेरियल पे। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में मॉडिफिकेशन करने की जो मेथड है, कैसे करते हैं, वो सब अपन किस में डील करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो इट डील्स विद द मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट मींस प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। अब देखो, मॉडिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। ये कोई एक डीएनए था, इस डीएनए में मैं यहां पर कट करूं, और ये कोई दूसरा जो डीएनए वो यहां पर लाके क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो जो नया बनेगा वो क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और वो मॉडिफाइड है। कैसे मॉडिफाइड है, उसमें कुछ अलग डीएनए भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और दूसरा तरीका होता है मॉडिफिकेशन का कि जो अपना डीएनए उसमें से कुछ पार्ट कट कर दूं, ये कट कर दिया, उसको निकाल दिया, और ये पीछे वाले पार्ट को ऐड कर दूं, ये भी क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आप में से ज्यादातर लोग जो ऊपर वाला जो मेथड है उसी को ही जानते हैं कि वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और अपनी बुक में भी इसी को ही एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन ये भी एक मेथड है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, और वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल में मॉडिफिकेशन करना क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग। नाम से क्लियर है कि कुछ केमिकल्स के बारे में होगा। तो इट डील्स विद द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल कल्चर। मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई डिजायर्ड अपनी सेल हो, उसका कल्चर करवाना हो, उसको ग्रो करवाना हो, उससे कुछ बनाना हो, उसके लिए जो जो केमिकल्स चाहिए, जो जो कंडीशन चाहिए, जो एनवायरमेंट चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, उन सब की स्टडी अपन किस में करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में। तो इट डील्स विद द यूज ऑफ केमिकल। केमिकल के यूज की स्टडी को डील करते हैं, और वो यूज कहां करने हैं अपन को, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल कल्चर। सेल कल्चर मतलब किसी सेल को ग्रो करवाना है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है, उसका डिवीजन करवाना। वो सेल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकती है या आपकी कोई डिजाइड सेल भी हो सकती है। टू प्रोड्यूस, और इससे अपन फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे, हो सकता है कोई वैक्सीन प्रोड्यूस करे, या हो सकता है कोई एंटीबायोटिक बनाए, या हो सकता है कोई एंजाइम प्रोड्यूस करे। तो ये जो होता है वो केमिकल इंजीनियरिंग। और जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस करना हो तो वो अपना क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इस चैप्टर में अपन को बेसिकली किसके बारे में स्टडी करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लेते हैं, टूल्स फॉर आर डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए। देखो, टूल्स इसलिए हेडिंग दी है, जैसे कि अपन ने नाम दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में टूल्स वगैरह यूज करते हैं। तो यहां पर बेसिकली अपन वो वाले टूल्स नहीं है, यहां पे वो चीजों के बारे में करना है जिससे अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, अपन को 4 पार्ट स्टडी करने हैं।
एक जितने भी एंजाइम चाहिए, इसमें एंजाइम बनाने नहीं है, जो जो एंजाइम अपन को रिक्वायर्ड है उन सब के बारे में स्टडी करना है। और होस्ट सेल क्या होती है उसके बारे में देखना है, वेक्टर्स क्या होते हैं ये देखना है, और जीन बैंक क्या है वो देखना है। अब मैं आपको यही क्लियर कर देता हूं, जीन बैंक और होस्ट सेल के बारे में कुछ नहीं, सिर्फ एक एक लाइन है, ठीक है। एंजाइम्स अपन को स्टडी करने हैं, और वेक्टर के बारे में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। वेक्टर क्या होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, वो अपना नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा। तो अपने ये 4 टूल्स अपन का यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो पहला लेते हैं एंजाइम, और कौन कौन से, ये 6 एंजाइम जो है ये अपन काम में लेते हैं। अब देखते हैं ये सारे एंजाइम करते क्या है। तो सबसे पहला लेते हैं एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। तो देखो जनरली जब अपन बैक्टीरिया वगैरह का जो प्लाज्मिड होता है, आपको मैं वैसे तो प्लाज्मिड वेक्टर वाली डेफिनेशन में मैं डिटेल में करूंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूं। ये बैक्टीरिया की सेल है, और मान लो ये बैक्टीरिया का डीएनए। तो बैक्टीरिया के खुद के डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो सर्कुलर फॉर्म में होता है, और इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। और इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करेंगे। तो ये जो डीएनए, सर्कुलर डीएनए, पहले इसको क्या किया जाएगा, किया जाएगा। अब जैसे इसको कट करेंगे तो ये वापस जुड़ जाता है और वापस सर्कुलर बन जाएगा। तो ये रोकने के लिए क्या किया जाता है, एक कट, ये वाला एल्केलाइन फॉस्फेटेज यूज किया जाता है। और ये क्या करता है, 5 एंड क्या होता है आप में से नहीं पता, तो डीएनए जो होता है उसे एक तरफ 5 एंड और एक तरफ क्या करते हैं 3 एंड से लेबल करते हैं, ठीक है। तो जो 5 एंड की तरफ जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको कट कर देता है, और ये कट करने से क्या होता है, डीएनए वापस सर्कुलर नहीं बनेगा, वो लीनियर का लीनियर ही रहेगा। तो डीएनए को वापस सर्कुलर बनने से रोकने के लिए, या सर्कुलर डीएनए को लीनियर बनाने के लिए जो अपन एंजाइम यूज करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट है लाइगेज। तो देखो लाइगेज समझने से पहले एक प्रोसेस समझते हैं, द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। सपोज करो कि मेरे पास 2 डीएनए फ्रेगमेंट है, एक ये और एक ये, और मैं इन दोनों को जोड़ के एक कंप्लीट ऐसे डीएनए बनाना चाह रहा हूं, दोनों को जोड़ के। तो इन दोनों डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं लाइगेशन। क्या कहते हैं, लाइगेशन। और ये लाइगेशन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है उसे कहेंगे लाइगेज। और इस लाइगेज एंजाइम से अपन डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ते हैं। यही वजह है कि इस लाइगेज एंजाइम को मैं लिखना भूल गया, आप लिख लेना, मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लू से अपन क्या करते हैं, चिपकाते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर ग्लू होगा, किसको, लाइगेज एंजाइम को कहते हैं। ये डीएनए के फ्रेगमेंट को चिपकाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है लाइसोजाइम। हो सकता है आपने लाइसोजाइम एंजाइम कहीं और सुना हो, जैसे मैं कुछ 1-2 एग्जांपल देता हूं। अपनी सलाइवा जो होती है उसमें भी लाइसोजाइम होते हैं, अपने टीयर्स जो होते हैं उसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। और ये एंजाइम बेसिकली बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए बॉडी क्या करती है, बनाती है। लाइसोजाइम एंजाइम यहां क्यों यूज किए जा रहे हैं, देखो अपन जो भी प्रोसेस करना चाहते हैं उसमें से अपन को ये प्लाज्मिड निकालना पड़ेगा, किसके अंदर से, बैक्टीरिया के अंदर से। वापस जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा वो वापस ऐड करना पड़ेगा। और ये दोनों प्रोसेस करते समय जो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो मुझे क्या करेगी, प्रॉब्लम देगी। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल हटाने के लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है, लाइसोजाइम। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डीएनए बनाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये क्या करता है, डीएनए बनाता है। और कैसे बनाता है, देखो डीएनए बनाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझाता हूं। देखो कोई भी न्यूक्लिक एसिड 3 चीजों से बनता है, सुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। पहले सुगर, 5 कार्बन की सुगर जो डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होती है, राइबोज किसमें होती है, आरएनए में। तो ये 5 कार्बन की सुगर और नाइट्रोजन बेस आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। फिर इस न्यूक्लियोसाइड पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है और क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाते हैं और क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते समय कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, याद रखना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। किस किस के बीच में बनता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं उसमें बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये न्यूक्लियोटाइड का आपस में जुड़कर पूरा न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उसे कहते हैं पॉलीमरेज। अगर वो डीएनए बनाने के लिए है तो डीएनए पॉलीमरेज, अगर वो आरएनए बनाने के लिए है तो आरएनए पॉलीमरेज।
तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, कैटालाइज करता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बेसिकली कुछ नहीं है, देखो न्यूक्लियोसाइड और साथ में फॉस्फेट बोले तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड ही है। तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। अब न्यूक्लियोटाइड को किस सीक्वेंस में जोड़ना है, ये इंफॉर्मेशन कहां से लेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन या तो कोई डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड से लेते हैं जिसको डीएनए टेम्पलेट बोलेंगे, या आरएनए से लेंगे तो आरएनए टेम्पलेट बोलेंगे। तो अपन डीएनए बनाने के लिए जो सीक्वेंस है वो कहां से देख रहे हैं, अगर अपन वो आरएनए टेम्पलेट से ले रहे हैं तो उस डीएनए पॉलीमरेज को कहेंगे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये दिखा हुआ आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है डीएनए, लेकिन किससे करता है, आरएनए टेम्पलेट से करता है। और अगर डीएनए टेम्पलेट से ही करे तो उसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट जो 4 नहीं अपने 5 हो गए, इसमें 2 करा दिए, तो फर्स्ट 5 जो अपने एंजाइम है वो तो अपने एकदम छोटे छोटे से फंक्शन है कि एल्केलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है, सर्कुलर डीएनए को लीनियर बनाए रखता है, सर्कल नहीं बनने देता वापस। लाइगेज चिपकाने का काम करता है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व करने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के मॉलिक्यूल को बनाने का काम करेगा। जो मेन एंजाइम है वो अपन को करना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये थोड़ा डिटेल में अपन को स्टडी करना है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। तो देखो अगर इस एंजाइम को मैं टुकड़े करूं तो रेस्ट्रिक्शन, फिर एंडो, फिर न्यूक्लिएज। तो एकदम पीछे से स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं न्यूक्लिएज क्या है। तो न्यूक्लिएज एक टाइप का एंजाइम होता है और ये एंजाइम क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। मैंने अभी आपको समझाया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनता है, न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनता है। तो बोले तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो क्लीवेज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, और वो करने के लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है उसे कहते हैं न्यूक्लिएज एंजाइम। और ये न्यूक्लिएज एंजाइम 2 तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज जो होता है, सपोज करो ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, तो एक्सोन्यूक्लिएज जो होता है वो एंड पॉइंट के आसपास कहीं से ब्रेक करेगा, और एंडोन्यूक्लिएज जो होता है वो बीच में से कहीं से ब्रेक करेगा। तो एक्सोन्यूक्लिएज क्या करता है, क्लीवेज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एट द एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और न्यूक्लिक एसिड। और एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है, क्लीवेज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एट मिडल ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बीच में से तोड़ने का काम करता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है न्यूक्लिएज एंजाइम है, और उसमें से भी कौन सा, एंडोन्यूक्लिएज है। अब इस रेस्ट्रिक्शन का मतलब समझते हैं। रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, आपको कुछ एक कंडीशन फॉलो करनी होती है, कुछ आप पे बाउंडेशन है। तो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का ही एक स्पेशल क्लास है, मतलब एंडोन्यूक्लिएज है, इसका मतलब ये भी डीएनए को कहां से कट करेगा, बीच में से, लेकिन बीच में से सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइड से कट करेगा। बीच में तो बहुत सारा बीच होता है, मतलब बीच में तो बहुत लंबी जगह हो गई, तो उसमें से भी वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस पे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से कट करेगा। तो स्पेशल क्लास ऑफ एंडोन्यूक्लिएज विच क्लीव फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए एट मिडल स्पेसिफिक साइट ओनली। बीच में से तो कट करता है लेकिन स्पेसिफिक साइट से कट करेगा, और ये स्पेसिफिक साइट जो होगी उसे कहेंगे रेस्ट्रिक्शन साइट। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम हमेशा बीच में से कट करेगा डीएनए को, और वो भी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट से। अब वो रेस्ट्रिक्शन साइट में क्या पर्टिकुलर है, तो वहां पर रेस्ट्रिक्शन साइट में 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होगा, और वो सीक्वेंस भी कैसा होगा, पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। अभी इसको समझते हैं पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, पहले अपन इसको समझ लेते हैं। मतलब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम उस डीएनए के बीच में कहीं पे पहले वो रेस्ट्रिक्शन साइट ढूंढेगा, वो 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ढूंढेगा जो पैलियंड्रोमिक पैटर्न में, और फिर वहां से उसको क्या करेगा, कट करेगा। अब ये देखते हैं पैलियंड्रोमिक क्या होता है। तो जनरली पैलियंड्रोमिक का मतलब होता है इंग्लिश में वो लेटर जो दोनों साइड से एक जैसे हो, जैसे मैडम MADAM, और इधर से भी रीड करें तो MADAM। ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। अब डीएनए में पैलियंड्रोमिक क्या होता है वो ध्यान से देखना। ये एक पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस है। ये देखो डीएनए की 2 स्ट्रैंड होती है। डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड, एक 5 से 3 की तरफ चलता है और एक कैसा चलता है 3 से 5 की तरफ।
ये 5 से 3 की तरफ है, तो ये 3 से क्या होता है 5 की तरफ चलेगा, एंटी पैरेलल होते हैं दोनों। ठीक है, अब यहां पर भी सीक्वेंस है, यहां पे भी आगे सीक्वेंस है, अपन ने सिर्फ अपने वो जो रेस्ट्रिक्शन साइड है उसके सीक्वेंस पे फोकस कर रहा हूं। तो यहां लिखा हुआ है GAATTC और यहां पे लिखा हुआ CTTAAG। एक बार देखने में लगता है ये पैलियोंड्रोमिक तो नहीं है, लेकिन डीएनए के केस में पैलियोंड्रोमिक का मतलब क्या होता है कि दोनों स्ट्रैंड पे एक जैसे सीक्वेंस आएंगे अगर मैं रीड करने की जो डायरेक्शन है वो एक जैसी रखूं। मतलब अगर मैं इस स्ट्रैंड को 5 एंड से रीड कर रहा हूं तो इसको भी मेरे को कहां से रीड करना है, 5 एंड से ही करना है। तो देखो यहां से 5 एंड से रीड करता हूं तो पहले क्या आता है G, और यहां से 5 एंड से रीड कर रहा हूं तो पहले क्या आ रहा है G, अगला इसमें क्या आ रहा है A, इसमें भी A, उससे अगला A, उससे अगला T, इसमें भी T, उससे अगला T, इसमें भी T, उससे अगला C, इसमें भी C। ठीक है, अगर मैं 3 एंड से रीड करूं तो देखो 3 एंड से पहले क्या आ रहा है C, और उसमें भी 3 एंड से पहले क्या आ रहा है C, फिर TT, फिर TT, AA, और लास्ट में G। तो अगर मैं रीड करने की जो डायरेक्शन है वो मैं दोनों स्ट्रैंड पे सेम रखूं तो एक जैसे जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे उसको अपन क्या कहेंगे, पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस कहेंगे। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो ऐसी पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढते हैं, और हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के लिए पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस यूनिक होता है, और फिर वो सिर्फ उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिय उसी साइड पे जाके कट करेंगे। जैसे ये जो सीक्वेंस है ये होती है इको आरआई के बारे में। इको आरआई एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नाम है, इसे इको आर फर्स्ट रीड करेंगे, आरआई रीड नहीं करेंगे, इको आर फर्स्ट या इको आर वन रीड करेंगे, और इस एंजाइम के लिए ये पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। सपोज करो ये डीएनए बहुत बड़ा सा, इसमें ये इको आ रही, यहां पर ये सीक्वेंस ढूंढा और फिर यहां से इसको कट कर दिया, देखो यहां से कट कर दिया, ये एक हिस्सा अलग हो गया, ये एक हिस्सा अलग हो गया। जैसे ये एंड कौन सा था 5 एंड, और ये कौन सा था 3 एंड, तो देखो यहां पर ये 5 एंड रहेगा, जहां से ये कट हो गया यहां पर 3 एंड की तरह बिहेव करेगा, और ये यहां से 5 एंड और ये पीछे से 3 एंड। ठीक, ऐसे कैसे, ये उल्टा लेंगे, 3 एंड से क्या लेंगे 5 एंड लेंगे, तो ये 3 और जहां तक कट हुआ 5 और फिर ये 3 से 5। ठीक है, अब एक चीज यहां पर देखो, यहां तक तो दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ न्यूक्लियोटाइड है, इधर भी है, इधर देखो सिर्फ नीचे नीचे है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो ये फ्री एंड दिख रहे हैं। इसमें भी ऐसे कैसे, देखो यहां पर भी एक देखो फ्री एंड दिख रहे हैं, तो ये जो फ्री एंड है, जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है, जो थोड़े से बाहर दिख रहे हैं, इनको कहते हैं स्टिकी एंड। ठीक है, तो सपोज करो मैंने किसी एक पर्टिकुलर डीएनए पे इको आरआई से कट किया, तो ऐसा कुछ कट हो गया। अब मैं किसी और डिजायर्ड डीएनए जो होता है वहां पे भी इको आरआई से कट करूं, तो दोनों के जो स्टिकी एंड है वो एक जैसे होंगे, और फिर मैं उनको लाकर एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकता हूं, चिपका सकता हूं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स है, कैंचियां एक तरह की। ठीक है, और एक पर्टिकुलर जगह से ही क्या करता है, ये डीएनए को कट करता है, चाहे अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को कट करें। आपको एक एंजाइम याद रखना है, इको R1 के लिए जो रेस्ट्रिक्शन साइट है ये याद रखनी है, GAATTC होती है, फिर ये CTTAAG हो जाएगी, और ये पैलियोंड्रोमिक कैसे है वो बता चुका हूं, फिर ये कहां से कट कर रहा है वो भी अच्छे से देख लो, फिर ऐसे बनाना है। ठीक है, एक के लिए तो आपको याद रखना होगा। एक इंफॉर्मेशन जो अपन को और याद रखनी है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की डिस्कवरी किसने की थी, तो वार्नर, आर्बर और स्मिथ ने की थी, और ये आप याद रखें ये नोबेल प्राइज विनर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, तो आपको पूछी जा सकती है। तो वार्नर, आर्बर और स्मिथ ने जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की क्या की थी, डिस्कवरी, और इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का ये एक एग्जांपल था, और इसका नाम कुछ अजीब सा दिख रहा है, तो ये नेमिंग कैसे करते हैं वो अपन सीखते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये नोमेनक्लेचर के जो है 4 पॉइंट होते हैं, उसके बेसिस पे अपन नेम देते हैं, आराम से सीख जाएंगे आप। पहले आप एक चीज और याद रखें कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम नेचुरली होते कहां पर है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर पहले से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं। और ये क्यों होते हैं मैं समझाता हूं। देखो बैक्टीरिया जो होते हैं उनके ऊपर वायरसेज वगैरह, जिसे बैक्टीरियोफेज वगैरह कहते हैं, वो आकर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया में एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जिन्हें कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करते हैं कि बाहर से जो वायरल डीएनए आएगा उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, जिससे उनके टूवर्ड्स में एक तरह की इम्यूनिटी मिल गई उनको। तो बैक्टीरिया में
कुछ बैक्टीरिया में, सारे में है नहीं है, कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं, ठीक है। और हर बैक्टीरिया में अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं। जैसे कुछ के एग्जांपल है, बैक्टीरिया के एग्जांपल है, एस्कीरिया कोलाई में होते हैं, बेसिलस एमाइलो ल्यूकोफिसेंस में होते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में होते हैं, ठीक है। अब अपन को एक चीज तो क्लियर हो गई कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है वो कहां से एक्सक्रेट किए जाते हैं, बैक्टीरिया से। तो जब इसका नेमिंग देते हैं तो उसमें किस बैक्टीरिया से अपन निकाल रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निभाता है। जैसे सपोज करते हैं कि क्या रूल क्या है, पहले वो देखते हैं कि नाम का जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, और वो फर्स्ट लेटर जो है वो कहां से लिया जाएगा, जिस बैक्टीरिया से आपने ये एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया है उसके जीनस का फर्स्ट लेटर लेना है। जैसे अगर मैं मान लो ई एस्कीरिया कोलाई से अगर कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो इसमें आप सबको पता ही होगा आगे वाला क्या होता है, जीनस, और पीछे वाली क्या होती है, स्पीसीज। तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में लिखेंगे, ई लिख देंगे कैपिटल्स में। तो फर्स्ट लेटर जो होगा नाम का वो किसको डिनोट करता है, जीनस को डिनोट करता है, और किसके जीनस को, उस बैक्टीरिया के जीनस को डिनोट करता है जिस बैक्टीरिया से अपन क्या कर रहे हैं, एंजाइम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और उस बैक्टीरिया के जीनस का फर्स्ट लेटर वो भी कैपिटल में। नेक्स्ट दो लेटर जो है वो उसी बैक्टीरिया के स्पीसीज से लेते हैं और उसके फर्स्ट दो लेटर यूज करते हैं। जैसे इस एस्कीरिया कोलाई के केस में अपन सी और ओ यूज करेंगे, पर वो कैसे लिखेंगे, स्मॉल में। तो तीन लेटर हो गए, फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा वो जीनस को डिनोट करेगा, नेक्स्ट दो लेटर स्मॉल में लिखे जाएंगे वो स्पीसीज को डिनोट करेगा। फोर्थ लेटर जो होता है वो स्ट्रेन को डिनोट करता है उस बैक्टीरिया के। अब ये स्ट्रेन क्या होते हैं, देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अलग अलग जेनेटिक वेरिएंट्स हो सकते हैं, अलग अलग सब टाइप हो सकते हैं। जैसे अभी आप कोरोना के बारे में सुन रहे होंगे कि एक नया वेरिएंट आ गया, तो नए नए जो होते हैं वो क्या जेनेटिक वेरिएंट्स आ सकते हैं। तो आपको अलग अलग वेरिएंट में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की कैपेसिटी जो पाया जाता है वो अलग अलग हो सकता है। तो आपको जो नाम देना है वो एक तरीके से ये बताना है कि हर बार अगर इस जगह से मैं एक्सट्रैक्ट करूं तो वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज मिलेगा। तो इसलिए अपन को बैक्टीरिया के जीनस, स्पीसीज के साथ साथ उसकी कौन सी स्ट्रेन से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं वो भी बताना है। तो उस स्ट्रेन में से कोई एक लेटर यूज करेंगे। अब जनरली फर्स्ट लेटर यूज करते हैं, अगर वो फर्स्ट लेटर अपन किसी और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के लिए यूज कर सकते हैं तो कोई दूसरा लेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट फोर्थ है, फोर्थ जो होगा वो रोमन नंबर होगा। जनरली फर्स्ट को ऐसे आई जैसे लिखते हैं तो अपन आई आई रीड कर लेते, वो आई नहीं है, वो रोमन नंबर लिखे हुए हैं। और वो रोमन नंबर क्या डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे एस्कीरिया कोलाई से हो सकता है कि 2-3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डिस्कवर्ड हुए हो। तो जो सबसे पहला डिस्कवर्ड होगा उसके आगे फर्स्ट लिखेंगे रोमन नंबर में, जो सेकंड डिस्कवर्ड होगा उसके आगे 2 लिखेंगे, जो थर्ड डिस्कवर्ड होगा उसके आगे 3 लिखेंगे। एक चीज आप गौर कर ले और ध्यान से सुन ले कि ये जो रोमन नंबर है ये डिनोट करता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डिस्कवर्ड हो रहा है, आइसोलेट हो रहा है नहीं, आइसोलेट का मतलब निकाल लेना, वो नहीं कह रहे, डिस्कवरी बता रहे हैं। अगर पहला यही डिस्कवर्ड हो रहा है तो उसे फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड डिस्कवर्ड हो रहा है तो उसको 2 लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे EcoR1 एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नाम है, अभी अपन ने देखा था। उसमें ई क्या डिनोट कर रहा है, क्योंकि ये जो एंजाइम जो होता है वो एस्कीरिया कोलाई से एक्सट्रैक्ट करता है, तो एस्कीरिया कोलाई का जीनस का ई वो अपन ई यहां पे लिख दिया। कोलाई जो होती है COLI, उसके फर्स्ट 2 लेटर या CO लिख दिया। और इस एस्कीरिया कोलाई का स्ट्रेन कौन सा लेते हैं, RY13 स्ट्रेन यूज करते हैं, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो लिख दिया। और ये EcoR1 जो है इस एस्कीरिया कोलाई से पहला एंजाइम जो है डिस्कवर्ड हो रखा है। तो ये 1 जो फर्स्ट जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट एंजाइम टू बी आइडेंटिफाइड और डिस्कवर्ड, आइसोलेटेड नहीं, आइडेंटिफाइड और डिस्कवर्ड, ठीक है। अगर मान लो इसी एस्कीरिया कोलाई से एक और एंजाइम डिस्कवर्ड हो रहा है तो उसका नाम बाकी सब तो सेम रहेगा, EcoR2 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और लेते हैं, हिंड सेकंड। तो देखो HIND, पहले H लेते हैं, तो ये जो है ये करते हैं किससे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। तो हीमोफिलस का जीनस कहां से स्टार्ट होता है, H से, तो सबसे पहले तो अपन ने H लिखा। फिर IN, इन्फ्लुएंजा के फर्स्ट 2 लेटर, और फिर देखो यहां स्ट्रैंड होता है RD स्ट्रैंड, लेकिन R क्यों नहीं यूज करें, क्योंकि वो तो अपन इकोलाई
इको आर 1 में यूज कर चुके हैं तो फिर सेम सेम हो जाएंगे। तो यहां आर यूज कर चुके हैं इसलिए आर डी का आर यूज ना करके डी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो एच क्या डिनोट कर रहा है, हीमोफिलस। आई एन क्या डिनोट कर रहा है, इन्फ्लुएंजा। और डी क्या डिनोट कर रहा है, आर डी स्ट्रेन। और यहां पे पीछे देखो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेकंड एंजाइम है जो कि क्या किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है किसमें, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में, या डिस्कवर्ड हो रखा है। एक अगर आप किसी बुक में देखोगे तो ऐसे बताते हैं कि हिंड सेकंड जो है वो फर्स्ट जो था आइडेंटिफाई, गलत लिख दिया मैंने, आप यहां पर आइसोलेट लिख देना। क्या लिख देना, आइसोलेट। ठीक है, देखो एक आप अगर कहीं पे सर्च करोगे या बुक में लिखोगे तो ऐसे पता चलेगा कि हिंड सेकंड जो है वो फर्स्ट एंजाइम है जो कि आइसोलेट किया गया है। अब बच्चे सोचते हैं कि यार रोमन नंबर तो अपन वो लिखते हैं, अगर ये फर्स्ट आइसोलेट हुआ है तो यहां 1 लिखना चाहिए, लेकिन यही मैं बार बार समझा रहा हूं कि यहां जो नंबर लिखते हैं वो आइसोलेटेड का ऑर्डर नहीं लिखते, वो डिस्कवरी का ऑर्डर लिखते हैं। तो हिंड फर्स्ट जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, और हिंड सेकंड जो है वो फर्स्ट आइसोलेटेड एंजाइम है। मतलब डिस्कवरी इसकी पहले हो गई थी, लेकिन जो आइसोलेट किया गया वो कौन सा पहले किया गया था, हिंड सेकंड किया गया था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट लेटर जो होता है उस बैक्टीरिया के जीनस को डिनोट करता है, नेक्स्ट 2 लेटर उस बैक्टीरिया के स्पीसीज को डिनोट करते हैं, और ये अपन को स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। नेक्स्ट जो लेटर है वो किसको डिनोट करता है, स्ट्रेन को डिनोट करता है, और जो लास्ट में नंबर लिखा हुआ है वो कौन से ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी या ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन को डिनोट कर रहा है। अगर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम है, अगर 3rd लिखा हुआ है तो ये 3rd एंजाइम है जो कि डिस्कवर्ड हो रखा है। देखो एक और एंजाइम होता है बाम H1, ठीक है, H1, तो इसका क्या मतलब होगा देखते हैं। देखो यहां पर बैक्टीरिया के नाम तो लिखे हुए हैं, बी मतलब बेसिलस, एम मतलब एमाइलो ल्यूकीफेसेंस, ठीक है, एच उसके स्ट्रेन का नाम होगा, एच स्ट्रेन होगा, और फर्स्ट का क्या मतलब है, ये फर्स्ट एंजाइम है जो कि डिस्कवर्ड हुआ है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल लेते हैं वेक्टर। तो देखो अपन को क्या करना होता है कि जो अपने डिजायर्ड डीएनए होता है वो अपन क्या करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। किससे कर लेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से आइसोलेट कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब इस डिजायर्ड डीएनए को अपन होस्ट या किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेंगे तो वहां वो खुद रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा उस होस्ट के अंदर। तो मुझे कोई एडिशनल डीएनए का फ्रेगमेंट चाहिए जो कि क्या कर सके, खुद रेप्लिकेट कर सके होस्ट के अंदर, साथ ही साथ में इस डिजायर्ड डीएनए को भी रेप्लिकेट करवा सके। और वो फ्रेगमेंट कौन सा होता है, वेक्टर। तो क्या लिखा हुआ है देखते हैं, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इज इनकेपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन इन होस्ट, सो एन एडिशनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, और कैसा एडिशनल सेगमेंट चाहिए, कैपेबल ऑफ ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन, खुद ही रेप्लिकेट हो सके, किसी पे डिपेंड ना हो, मस्ट बी लिंक टू द फ्रेगमेंट टू बी क्लोन, उस डीएनए के साथ जोड़ा जाना चाहिए जिसको अपन क्लोनिंग करवाना चाहते हैं, जो अपनी डिजायर्ड डीएनए उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि उसके साथ जोड़ने के बाद अगर इसको होस्ट में ट्रांसफर करूंगा तो एक तो होस्ट में ट्रांसफर कर पा रहा हूं, और दूसरा उस होस्ट के अंदर फिर वो क्या कर पाएगा, रेप्लिकेट भी कर पाएगा। तो अगर वेक्टर की डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या होते हैं, वेक्टर्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल। पहली पॉइंट क्या है कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग की एबिलिटी होती है, इनटू विच डिजायर्ड फ्रेगमेंट इज इंसर्टेड, और जिसके अंदर अपन जो डिजायर्ड डीएनए है वो अपन इंसर्ट करते हैं, और साथ में दे कैरी फॉरेन डीएनए, वो डिजायर्ड डीएनए जो है उसी को ही फॉरेन डीएनए कह रहे हैं, उसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर भी करेगा और वहां पर खुद भी रेप्लिकेट करेगा, और साथ में उस डिजायर्ड डीएनए को भी क्या कराएगा, रेप्लिकेट करवाएगा, उसकी कॉपी बनवाएगा। ठीक है, तो वो अपना क्या होता है, वेक्टर्स। अब वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो ये सारे वेक्टर्स हैं, प्लाज्मिड एक वेक्टर हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है, कॉस्मिड, फेजमिड, सटल वेक्टर, ट्रांसपोजॉन, बीएसी, वाईएसी, इनकी फुल फॉर्म बता देता हूं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये सारे वेक्टर हो सकते हैं। इसमें से अपनी बुक में प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज और कॉस्मिड दे रखा है। ठीक है, ये सारा अपन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी आज के वीडियो में अपन इसको डिटेल में नहीं करते, अभी आज का टॉपिक अपन कवर करते हैं, उसके बीच में इसको कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना वेक्टर हो गया। नेक्स्ट 2 चीजें और क्या थी, एक होस्ट और एक था जीन बैंक। तो देखो होस्ट तो बेसिकली क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म या वो सेल होती है जिसमें अपन डिजायर्ड डीएनए और वेक्टर को इंसर्ट करते हैं, बोले तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट किया है,
और वहां पर अपन उससे या तो उस पर कॉपी जो बन रही है वो बनाएंगे या फिर उससे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन करेंगे। तो जिस सेल को अपन यूज करते हैं इन सब चीज के लिए उसको अपन क्या कहेंगे, होस्ट। जनरली ई कोलाई या बैक्टीरिया जो होता है होस्ट की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जीन बैंक और जीनोमिक लाइब्रेरी, ये सोर्स ऑफ डिजायर्ड डीएनए। जैसे मान लो कोई डिजायर्ड डीएनए निकालना हो तो जरूरी नहीं है वो ऑर्गेनिज्म से ही निकाला जाए, उसकी जो जीन लाइब्रेरी है, जो जीन बैंक है, उधर से भी अपन क्या कर सकते हैं, वो डिजायर्ड डीएनए क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और वो करने के लिए अपने पास एंजाइम है, कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम। तो इस तरीके से अपनी सारी टूल्स अपन ने कर ली। अब देखते हैं कि इन टूल्स को यूज करके अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाते हैं उसके स्टेप क्या होते हैं। मैं एक चीज यहां पर क्लियर कर देता हूं, आज जो मैं बता रहा हूं वो सिर्फ स्टेप का एक ओवरव्यू बता रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं। डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन वो करते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन और उसके स्टेप क्या होते हैं। देखो वैसे इन सारे स्टेप को अपन इस पूरे चैप्टर में डिटेल में करना है, ये मैं आपको ऊपर से इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट जब अपन करेंगे तो उसमें अपन इसको क्या करेंगे, डिटेल से हर एक पॉइंट को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले वापस एक बार देख लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होगा। जो अपन को डिजायर्ड डीएनए होगा, डिजायर्ड डीएनए वो डीएनए जो मैं क्या करना चाहता हूं, जिसकी कॉपी क्रिएट करना चाहता हूं या जिससे मैं कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, वो डीएनए। और साथ में मैं इसको किसके साथ इंसर्ट कर दूंगा, वेक्टर के साथ। अपन ने वेक्टर वाले टॉपिक में देखा था कि ऐसा क्यों करते हैं, वेक्टर में इंसर्ट क्यों करवाते हैं। तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ फ्यूज कर दूंगा, जब जो बनेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और साथ ही साथ में आगे के जो स्टेप है, फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करना और होस्ट में उस जो डिजायर्ड जीन है उसके नंबर ऑफ कॉपी बनाना और प्रोडक्ट बनाना, ये सारा किस में आएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आएगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, इट इज अ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन एंड इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करो कि वो क्या है और कहां पर है, फिर उसे वहां से आइसोलेट करो और फिर उसे किस में इंसर्ट कर दो, वेक्टर में। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूं वेक्टर में क्यों इंसर्ट करते हैं, ये अभी अपन ने देखा था कि वेक्टर जो होता है खुद क्या कर सकते हैं, ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन शो कर सकते हैं होस्ट के अंदर। और ऐसा करने पर क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लार्ज क्वांटिटी बनानी है और या उससे लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनवाना है। ये सब स्टेप जो होते हैं वो किसके होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे अपन को ह्यूमन इंसुलिन बनाना हो तो उसके लिए सबसे पहले मैं आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, जो कि क्या प्रोड्यूस करती हो, ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करती हो। अब ये डिजायर्ड जीन जो है वो मैं जीन लाइब्रेरी से भी निकाल सकता हूं और ऑर्गेनिज्म से भी निकाल सकता हूं। फिर इस डिजायर्ड जीन को मैं को बेसिकली वैसे तो इसको किस में ट्रांसफर कर देना है, होस्ट सेल में, जो कि एक बैक्टीरियल सेल होगी। लेकिन ये वहां पर डायरेक्ट खुद क्या नहीं कर पाएगी, रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगी। इसीलिए अपन क्या करेंगे, इस डिजायर्ड जीन को किसके अंदर इंसर्ट करेंगे, वेक्टर के अंदर। ठीक है, और वेक्टर के अंदर इंसर्ट करने पे जो बनेगा वो अपना क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो पहला स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, दूसरा होगा सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर और तीसरा ये इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू क्लोनिंग वेक्टर, जिससे अपना क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर इंसर्ट करवाएंगे, होस्ट के अंदर। अब कैसे करवाएंगे, जब अपन टॉपिक देखेंगे तो उसमें देखेंगे डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं, होस्ट के अंदर। फिर होस्ट का जब रिप्रोडक्शन का जो फेज आएगा जिसमें वो डॉटर सेल बनाएगा, उसमें जब इसका पेरेंट डीएनए जो है वो अपनी कॉपी क्रिएट करेगा, उसके साथ साथ ये जो वेक्टर जो होगा वो भी अपनी कॉपी बनाएगा और खुद की तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में जो डिजायर्ड जीन है उसकी भी कॉपी बनाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डिजायर्ड जीन हो जाएगा अलोंग विथ क्लोनिंग वेक्टर। बेसिकली क्लोनिंग वेक्टर ही रेप्लिकेशन शो करेंगे, उसके साथ डिजायर्ड जीन का भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट काम अपन क्या करेंगे, ये करेंगे कि जो उसकी पूरी एक कॉलोनी प्रिपेयर करेंगे, वो उस मतलब होस्ट सेल की, उस होस्ट सेल में से कुछ सेल ऐसी होगी जिसमें डिजायर्ड जीन है ही नहीं। तो अपन को वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी सेल ऐसी है जिसमें डिजायर्ड जीन
वेक्टर के साथ में है बोले तो कौन कौन सी सेल? ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ऐसी सेल जिसके अंदर अपन ने ये डिजायर्ड जीन ऑफ सेल और साथ में वेक्टर बोले तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट करवा दिया है, उसको अपन कहेंगे ट्रांसफॉर्म सेल। तो उसको आइडेंटिफाई करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल। अब ये अपन मार्कर जीन से या और भी मेथड होते हैं उनसे करते हैं, वो कैसे करेंगे वो अपन स्टेप में देखेंगे। और लास्ट स्टेप क्या होगा कि जो अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक्सप्रेस करवाकर डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाएंगे। अब देखो एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है। तो जनरली देखो अपनी बॉडी में जीन एक्सप्रेशन को समझाता हूं मैं आपको। अपनी बॉडी में डीएनए होते हैं, फिर उस डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, और जनरली वो आरएनए कौन सा होता है? एमआरएनए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनता है, फिर ये आरएनए क्या करता है? जैसी कोड होती है उसके हिसाब से प्रोटीन बनवाएगा। क्या बनवाएगा? प्रोटीन बनवाएगा, और इसको कहेंगे ट्रांसलेशन। और ये जो प्रोटीन होगी ये या तो कोई एंजाइम होगा, या कोई हार्मोन होगा, या कोई प्रोडक्ट होगा, और इस तरीके से वो बाद में अपना काम करेगी। और इसको मैं पूरे को क्या कहूंगा? जीन एक्सप्रेशन। मतलब डीएनए के ऊपर जो जीन है उसने एक्सप्रेस किया और जो भी प्रोडक्ट बनाना था वो बनाया। तो ठीक ऐसे कैसे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होगा वो एमआरएनए बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन से, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, ट्रांसलेशन होगा, और वो प्रोटीन जो होगी उससे अपन क्या बनाएंगे? इंसुलिन बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल स्टेप बताए मैंने आपको किसके? जेनेटिक इंजीनियरिंग के। और यही सारे स्टेप जो है अपन को इस चैप्टर में डिटेल में क्या करने? स्टडी करने। तो आज के वीडियो में अपन ने क्या क्या देखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन सी टूल्स जो है वो अपन यूज करते हैं, और एक जनरल स्टेप्स क्या होते हैं। तो ये 6 स्टेप होते हैं जिससे अपन क्या कर सकते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाते हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। फिर सेकंड क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। फिर जो अपन ने डिजायर्ड जीन है वो क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट करा के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे। फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे? होस्ट के अंदर इंसर्ट करवाएंगे, उसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर कौन सी सेल में ये जो अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया है बोले तो कौन सी ट्रांसफॉर्म सेल है उसको अपन क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर जीन एक्सप्रेशन करवाकर डिजायर्ड जो अपन को प्रोडक्ट है या फिर डिजायर्ड जीन की जो कॉपी है वो प्रिपेयर करेंगे। ये सारे स्टेप किसके होते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस चैप्टर में अपन को यही सारे स्टेप 1 by 1 डिटेल में स्टडी करने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे अच्छे से नोट करके अच्छे से स्टडी कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन ये सारे स्टेप को डिटेल में करेंगे और चैप्टर के बाकी के कंटेंट भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए और अपनी लाइफ को खूब सारा एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।